सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थी जी, आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th में सोशल साइंस में सब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग के लिए हम जो है लाए हैं 250 का सब्जेक्टिव सीरीज। तो यदि अभी तक आप जो है हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मैसेज जो है नंबर पर हमारे जो है मैसेज या कॉल करके ज्वाइन हो जाइएगा कोर्स में बिल्कुल फ्री में। आज जो है सोशल साइंस का क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। एक क्लास में टोटल 5 सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, तो आज जो है फिर 5 सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। रोजाना 3 बजे शाम को आप लोग जो है क्लास में जरूर जुड़िएगा। और सुबह में 11 बजे जो है साइंस का भी हम 250 सब्जेक्टिव सीरीज ला दिए हैं। तो यदि आप लोग उसे भी नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसे भी जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल 250 का जो सीरीज लाए हैं, पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि उससे बाहर आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो चलिए, उससे पहले जो है यदि अभी तक आप जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आप मेरा छोटा सा प्रयास बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा जो मैं सीरीज लाया हूँ 250 का सब्जेक्टिव सीरीज। ये आप लोगों के लिए जो है काफी अधिक लाभदायक होने वाला है। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा। और इससे पहले हमने जो है सोशल साइंस में 2 क्लास कर लिया है, यानी 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। तो यदि अभी तक आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को भी कर लीजिएगा, ठीक है। और रोजाना आप लोग हमें जो है 10 से 15 मिनट समय दीजिए। हम आप लोग को रोजाना 5-5 सब्जेक्टिव प्रश्न देंगे जो कि आप लोग के एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज 11 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को 2 क्लासेस में कर लिया है, तो आप लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा। प्रश्न पूछा है, पूंजीवाद क्या है, ठीक है। यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का अधिकार होता है, उसे ही जो क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, उसे ही पूंजीवाद कहते हैं। जैसे आपके यहाँ जो है, मान लीजिए आपका जो है खेत है, उसमें जो फसल उपजता है उस पर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है, न कि सरकार का अधिकार है। समझ गए? तो पूंजीवाद किसे कहते हैं? जिसे जितना भी प्राइवेट चीज देखते हैं आप लोग, स्कूल हो, बस हो, कोई भी चीज प्राइवेट हो, उसका कोई एक मालिक होता है, वह भी पूंजीवादी होता है। यानी कोई पर्सनल व्यक्ति होता है, तो सरकार जो है उसका मालिक नहीं होता है। समझ गए? तो इसे कहते हैं पूंजीवाद। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर सरकार एवं पूंजीपति दोनों का नियंत्रण, सॉरी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर जो है पूंजीपतियों का अधिकार होता है, उसे जो क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। अमेरिका में जो है पूंजीवाद है। अमेरिका में क्या है? पूंजीवाद है। आप लोग बोलिएगा भारत में क्या है? तो भारत में पूंजीवाद भी है और जो है सामाजिकवाद, पूंजीवाद और जो है भारत में जो है मिश्रितवाद है। इसमें जो है पूंजीपति भी है और सरकार का भी अधिकार होता है। तो पूंजीवाद, मिश्रितवाद किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर जो है पूंजीपति एवं सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, उसे मिश्रित जो है वाद कहते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र और कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, इसे नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो समझ गए जो है अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? तो इस अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में क्या किया? तो सभी सरकारी चीजों पर जो है वह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी उस पर जो है अपना अधिकार जमा लिया। और करेंसी रूस छोड़कर जो है, केरेंस्की जो है रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो चीजें आप लोग को समझ में आ रही है?
2 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन है पूंजीवाद किसे कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर जो है पूंजीपतियों का अधिकार होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। मिश्रितवाद किसे कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर पूंजीपति और सरकार दोनों का अधिकार होता है उसे मिश्रितवाद कहते हैं। जैसे भारत में देख लीजिएगा, कोई चीज प्राइवेट है, कोई स्कूल जो है प्राइवेट है, कोई स्कूल जो है वो सरकारी है, ठीक है। यहाँ पर दोनों मिश्रित हैं। आगे बढ़ेंगे। सामाजिकवाद एक आता है पूंजीवादी मिश्रितवादी, और एक आता है सामाजिकवाद, ठीक है। तो वहां पर जो है चीन आ जाएगा। अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? तो 7 दिसंबर जो है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को जो है बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में सभी सरकारी चीजों पर जो है अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद केरेंस्की रूस छोड़कर जो है भाग भी गया था, और इसी ही रूस की जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो इसे हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है उन प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। तब तक हम जो है अगला प्रश्न को जो है लिखते हैं। छोटा सा बोर्ड है इसीलिए जो है एक बार में जो है सभी प्रश्न नहीं हटेगा, इसीलिए जो है अच्छा से लिखेंगे, और लिखते समय आप लोग को जो है याद भी हो जाएगा। जितने जो है गेस प्रश्न है जो हम लिखे हैं सभी को बताएंगे, ठीक है। खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार अभी तक कितना बार पूछा हुआ है, तो एक बार पहले ऐसे पढ़कर बता देते हैं। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। कहने का मतलब है कि 1904-5 में रूस और जापान में युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में जो है रूस, एक छोटा सा देश जो है जापान, उससे पराजित हो गया। पराजित होने के कारण जो है रूस की जनता अपने सरकार के प्रति काफी गुस्सा हो गई, और उन्होंने जो है अपने सरकार के प्रति जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया। रोटी दो के नारे लगाते हुए उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। फिर जो है वहाँ के जो राजा थे, राजा ने अपने जो अधिकारियों को बोल दिया कि जो है इन निहत्थों पर जो भी जितने भी आ रहे हैं ये आंदोलन में नारा लगाते हुए उन सभी पर गोली चलाकर इन्हें मार दो। और क्या किया, जो है राजा के जो भी सेना थे उन्होंने जो है अपने गांव मतलब अपने देश के ही अपने राज्य के ही जो है सैन्य जो है जनता को गोली से क्या किया, मार दिया। और काफी अधिक जो है सभी जगह खून ही खून दिखाई दे रहा था, और उस दिन जो है रविवार दिन था, इसीलिए जो है खूनी रविवार के नाम से इसे जाना जाता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है अपने से भी लिख सकते हैं। आइए अब हम लिख कर दिखाते हैं। पहला तीसरा नंबर है ना, प्रश्न कितना नंबर है? 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है खूनी रविवार, खूनी रविवार, खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? चलिए उत्तर लिखते हैं, बहुत इजी है। 1904-5 में रूस, एक छोटे से देश जापान से युद्ध में पराजित हो गया, पराजित हो गया, जिस कारण से रूस की जनता अपने राजा के आक्रोश के प्रति आंदोलन करते हुए रोटी दो के नारे के साथ जार, राजा को क्या बोलते हैं? जार के महल की ओर बढ़ने लगे। राजा ने
यानी जार ने, जार, ठीक है, जार बोलते हैं, राजा को जार बोलते हैं। जार ने सैनिकों को गोली चलाने को कह दिया, जिसके बाद राजा ने सैनिकों को गोली चलाने को कह दिया, गोली चलाने को कह दिया, जिसके बाद सैकड़ों लोगों की जान चली गई और सभी जगह खून ही खून दिख रहा था, इसीलिए दिख रहा था, और वह रविवार का दिन था, इसीलिए उसे खूनी रविवार कहा जाता है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या दिया है, खूनी रविवार क्या है? तो 1904-5 में रूस एक छोटे से देश जापान से युद्ध में पराजित हो गया। अब बताइए, उतना बड़ा देश जो है, एक छोटा सा देश रूस जो है एक छोटा सा देश जापान से पराजित हो गया। अब जो है रूस की जनता काफी आक्रोश हो गई, मतलब काफी गुस्सा हो गई राजा पर, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हार गया। तो इसी के कारण, जिस कारण से रूस की जनता अपने राजा के आक्रोश के प्रति, यानी अपने राजा के जो है गुस्सा के प्रति आंदोलन करते हुए रोटी दो के नारे के साथ जार यानी राजा के महल की ओर बढ़ने लगे। जार ने सैनिकों को निहत्थों पर गोली चलाने को कह दिया, जिसके बाद सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ठीक है, सैकड़ों लोगों की क्या हुई, जान चली गई, और सभी जगह खून ही खून दिख रहा था, और वह रविवार का दिन था, इसीलिए उसे खूनी रविवार कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बार जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, आगे क्या दिया है। जितना भी गेस करके हम लिखा रहे हैं, उससे बाहर आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो टोटल हम लोग 50 क्लास करेंगे एग्जाम तक। ठीक है, तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर सभी क्लास को देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट का सभी क्लास होगा। ऐसे में जो है आप लोगों का धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ पढ़ना है तो सुबह में 7 बजे मैथ की क्लास में जरूर जुड़िएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या लिखे हैं। पूंजीवाद हो गया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? ठीक है, जर्मनी 14 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी?
तो जर्मनी के एकीकरण में के लिए जो है बिस्मार्क ने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी, यानी कि लोहा के जैसे लड़ना है और रक्त जो है बहाना है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर देख लीजिए कितना अच्छा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। आंसर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। जर्मनी के, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, चलिए सही है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। यह प्रश्न जो है आप लोग के एग्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, कि कौन सी नीति अपनाई थी। बिस्मार्क का मानना था कि यही मानना था कि बिना सेना के जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं है, कि बिना सेना के, यानी बिना युद्ध के, बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसीलिए उन्होंने डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। क्या किया? युद्ध किया। तो आप लोग जो है इसको अच्छा से समझ लीजिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के, यानी बिना युद्ध के जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। तो देखिए कितना छोटा सा आंसर है, और बिल्कुल आप लोग एक बार में ही याद कर लीजिएगा। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बिल्कुल आप लोग को अपने नोटबुक में इस प्रश्न को लिख लेना है। और जितना भी हम प्रश्न लिखवा रहे हैं, यदि आप लोग उतना प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोग का जो है साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, जो है 90-95 से कम नहीं आएगा। ठीक है, 95 से कम नहीं आएगा। तो हमारा नारा कितना है? 450 प्लस, अब की बार 450 पार। ठीक है, ऐसे ही साइंस में भी लिखा रहे हैं आप लोगों को 250 सब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में देखेंगे 75 प्रश्न, या 75 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और जो है संस्कृत तो चल रहा है। संस्कृत में जो है शाम को 6 बजे होता है संस्कृत का क्लास। तो उसमें जो है अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर, चौथा चैप्टर जो है अब कंप्लीट होने वाला है। आज बताइए कितना स्पीड में चल रहे हैं। मैथ में अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, और पहले ही त्रिकोणमिति आज जो है, त्रिकोणमिति में कल से 1.1 जो है होने लगेगा। अभी बेसिक चल रहा था। और हिंदी में जो है आज वर्णिका कंप्लीट होने वाला है। अब बताइए इतना फास्ट चल रहे हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 हो गया। 15 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, उस प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद जो है क्लास को एंड करेंगे। और आप लोग जो है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए
और हमें जो है सपोर्ट करिए। आप लोग की सपोर्ट की वजह से ही हम जो है इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। जितना भी गेस प्रश्न जो लग रहा है कि आप लोग के एग्जाम में हूबहू ऐसा पूछा जाएगा, उन सभी प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक डरना नहीं है। एक प्रश्न है जो कि लास्ट में लिखा रहे हैं, और वह प्रश्न थोड़ा सा भारी है, परंतु ये जो है आप लोग के एग्जाम में पूछने की संभावना है, ठीक है। प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। वियना वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए, ठीक है। उपलब्धियां बताइए, ठीक है। 2 उपलब्धियां बताइए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे? कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है, ठीक है। अब देखिए वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां जो है वह निम्नलिखित है। 1 में लिखेंगे, ब्लैक आ गया। 1 में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि वियना जो है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, ठीक है। पुनर्स्थापना यानी कहने का मतलब यही है कि जो व्यवस्था पहले जो है चलाया जा रहा था वियना में, उसी व्यवस्था को फिर से ला दिया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया लिखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है। और भूल भी क्या हो गया यार। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने फ्रांस में बुर्बोन वंश बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर लुई 18 को जो है लुई 18 को फ्रांस का राजा बना दिया। समझे? आइए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया है? 2 नंबर में लिखेंगे गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। गणतंत्र तथा प्रजातंत्र का विरोध करना। बताइए जो इसका विरोध करेगा उसका जो है उसको तो उपलब्धि मिलेगी ही, विरोध करना, ठीक है। पहले लिख लेते उसके बाद समझा देंगे। सही है, बिल्कुल सही है। मेटरनिख 1789 के फ्रांस की क्रांति की देन। मेटरनिख 1789 के फ्रांस की क्रांति की देन फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था। गणतंत्र और
प्रजातंत्र का विरोधी था। क्या था? विरोधी था। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी आप लोग एक ही चीज को अच्छा से 2 बार 3 बार बोलिएगा तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। विरोधी था, उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने हर संभव यह प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। कि इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना ना जगे। ठीक है, ना जगे। बस यही जो है हो गया। वियना कांग्रेस की 2 प्रबंधियां बताए। वियना कांग्रेस की 2 प्रबंधियां निम्नलिखित है। पहला क्या है? तो वियना जो है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना कर लुई 18 को फ्रांस का राजा बना दिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे और मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? तो मेटरनिख थे। आप लोग के एग्जेक्टिव में भी पूछता है। तो मेटरनिख ने फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर लुई 18वां को जो है फ्रांस का राजा बना दिया। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करा। मेटरनिख 1789 के फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था। यहाँ पर थी नहीं, था रहेगा। उन्होंने हर संभव यह प्रयास किया कि इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना न जगे, यानी दोनों के बीच जो है प्रेम की भावना न जगे। तो यही जो है इनकी 2 उपलब्धियां हैं। सो आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा सा भी क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करिएगा और प्लीज बताइएगा कि क्लास कैसा लगा और हमें इसमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी हमें मतलब क्लास में कमी दिखाई दी होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे संस्कृत के क्लास के साथ। आज जो है संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका आज कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। धन्यवाद।